तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्राउन रूल से। ये है हमारा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एम लक्ष्मीकांत। लास्ट हमने 1858 के एक्ट तक देखा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो यहाँ की हाइलाइट्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ देखिए, चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वाइसराय। तो यहाँ पे आपके वाइसराय आ जाएंगे। और कौन फर्स्ट होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। फिर एक्ट एबॉलिश्ड कंपनी रूल इन इंडिया। तो अब क्या होगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडियन टेरिटरी आ जाएगा और ईआईसी जो रूल है, कंपनी का रूल है, वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन के। नाउ एबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट। तो वो क्या था आपका? जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना हुआ था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिजिग्नेशन आएगा एंड ये होगा आपका पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। और ये कहाँ होगा? ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में होगा। और चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट एसओएस ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन थे सबसे पहले? चार्ल्स वुड। नाउ अगेन इस की हाइलाइट्स को देखना है। क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड कंप्लीट अथॉरिटी इन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चीज है, एस्टैब्लिश 15 कितना 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट of India, and it constituted the Secretary of State in Council as a body of corporate capable of suing and being sued in India. Another key highlight क्या है कि it ended the system of double government, जो कि है आपका abolishing board of control and court of director। तो इस पॉइंट को याद रखना है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है 1858 एक्ट का, जो एग्जाम में अपीयर होता है। सो अब लक्ष्मीकांत के इस नोट्स को देखते हैं। Significance: The act enacted in wake of revolt of 1857, also known as First War of Independence। सिपाही मिटनी के बाद होता है और known as the Good Government Act और Good Governance, Good Government Act। Good Government का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो don't get confused। Abolished East India Company and transferred the power of government, territory and revenue to British Crown। ये देखिए, रेवेन्यू का पावर, टेरिटरी का पावर सारा अब आ चुका है आपको ब्रिटिश क्राउन के पास। Now it provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। It changed the designation of Governor General to, ये देखिए वाइसराय हो गया। अब है लॉर्ड कैनिंग जो है ये फर्स्ट बनते हैं। इट इन द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये भी खत्म हो गया। एबॉलिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। नाउ क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। was member of British cabinet and was responsible ultimately the British Parliament। ठीक है, इस चीज को समझे। Established 15 member council India to assist Secretary of State for India। Council was an advisory body और Secretary of State was made the chairman of council। Constituted Secretary of State in council as a body corporate capable of suing and being sued in the Indian and in England। तो ये समझ गए, उस पर केस किया जा सकता है। तो दिस इज हाउ easily be understood। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। It did not alter any substantial way the system of government that prevailed in India। अब हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसमें आपका लेजिस्लेशन, फिफ्थ मेंबर जेंटलमैन ऑफ लीगल प्रोफेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या आता है इसमें? पोर्टफोलियो सिस्टम का बात यहाँ होगा। रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑर्डिनेंस। तो इस 4 की हाइलाइट्स को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सेकंड क्या है? 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है वाइसराय, ये 3 इंडियंस टू इस लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट करते हैं, जो है आपके राजा ऑफ बनारस, फिर आपके महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका और यहाँ से क्वेश्चन काफी पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा।
चौथा जो है, इट empowered द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, तो उसके बिना सहमति और उससे बिना पूछे आप अपना ये ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। इमरजेंसी के टाइम में वाइसराय को ये पावर दे दिया गया। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ के लिए? फॉर सबसे पहले बंगाल, देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। पंजाब और इस चीज को समझिए कैसे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका एवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले 1773 में 4 मेंबर है, 84 में 3 मेंबर है, 53 में 4 है, और 1860 में आपको ये 5 मेंबर बॉडी बन जाएगा। थ्री इंडियन जो बात हम लोग की, दिनकर राव महाराजा पटियाला एंड बनारस एंड जीजीआई empowered टू enact ऑर्डिनेंस। तो हम लोग इसको समझते हैं। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country. In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted. क्या क्या है वो? 1861 होगा, 1892 होगा एंड 1909। ठीक है, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म जो बोला जाता है। So the Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. यहाँ हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका की फीचर है। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस with law making process. In thus provided that Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. तो 62 में कैनिंग द देन वाइसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, बनारस, पटियाला एंड दिनकर राव। अब इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। It thus reversed the centralizing tendency that started regulating Act of 1773 and Charter Act of 1883. This policy of legislative devolution resulted in grant of almost complete internal and autonomy to the province in 1937. Also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, Punjab and Northwest province, which were established in 1862, 86, 87 respectively. Now it empowered the viceroy to make rules and order for some convenient transaction of business in the council. So it also gave the recognition to the portfolio, क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन 1859। तो कब होता है? 1859 में आपका portfolio. Under this, a member of Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on behalf of council on matters of his department. Now, ये जो लास्ट चीज है, it empowered the Viceroy to issue ordinance. Ordinance क्या होता है? It's a law making power. Law making, कानून का बनाने का शक्ति दिया गया, power without the concurrence of the legislative council. बिना उसे पूछे, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। 6 मंथ। तो अभी भी आपको ये चीज देखने को मिलेगा इंडिया में, जो प्रेसिडेंट का जो पावर होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 में आपको मिलेगा। तो यही है एग्जैक्टली, यहीं से शुरुआत ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पे। Now the key features क्या है? It increased the number of additional non-official member in the central and provincial legislative council, but maintained the official majority in them. It increased the function of legislative council and gave them the power to discuss the budget. So यहाँ क्या है? सिर्फ discuss the budget and addressing questions to the executive. Now it provided for the nomination of some non-official member of the central legislative council by the viceroy on recommendation of provincial legislative council and the Bengal Chamber of Commerce, and that of provincial legislative council by governor of the recommendation of district board, municipalities, university, trade association, zamindars and chambers. So the act made a limited and indirect provision for the use of election. Indirect. In filling up some of the non-official seats both in central and provincial legislative council. The word election was however not used in the act. ये election जो word है ये आपको कहीं यूज होता हुआ नहीं दिखेगा एक्ट में। The process was described as nomination made on the recommendation of central certain bodies. So यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या क्या डिमांड था। इंक्रीज लेजिस्लेचर, इलेक्शन, पावर, बजट। तो बजट क्या है? कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर है पावर टू आस्क क्वेश्चन वर गिवन बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इलेक्शन क्या? नॉन अनऑफिशियल इलेक्शंस। फिर है लेजिस्लेचर जो इंक्रीज फुलफिल क्या हुआ? 6 इलेक्टेड 24 नॉमिनेटेड। तो ये 1892 का काउंसिल एक्ट का है। नो एक अगेन अनदर रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर यहाँ बता रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का।
मेंबर जो थे उसको बढ़ाया गया। बजट डिस्कशन यस। क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव यस। नॉमिनेशन बॉडी वाइसराय है सेंट्रल में, और प्रोविंशियल में गवर्नर हो गया। रिकमेंडेशन सोर्स है प्रोविंशियल काउंसिल, बंगाल चैम्बर, लोकल बॉडीज, इलेक्शन प्रोविजन लिमिटेड। So we will continue from Indian Council Act 1909 in another video. Thank you.